आगे बढ़ते हैं। सुशांत भंसाली जी को जोड़ते हैं अपनी बातचीत में, एम्बिट एएमसी के सीईओ। सुशांत, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुशांत, सबसे पहले कि मैं आपसे जानूं कि कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं वगैरह वगैरह, मैं आपकी पोजीशनिंग इस समय बाजार को लेके जानना चाहूंगा। अर्निंग्स, फ्लोज, ग्लोबल क्यू, आप एक क्या तस्वीर आपके सामने बन के आ रही है इस समय बाजार के माहौल को लेके? धन्यवाद अजय, शो पे बुलाने के लिए। जैसा आप देख रहे हैं, इंडेक्स आई थिंक लास्ट फ्यू डेज से आई थिंक बाजार काफी अच्छा मूवमेंट दे रहा है पॉजिटिव साइड से। हम लास्ट एक महीने से हमारे जो भी क्लाइंट्स उनसे मिल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि एक बड़ी ही यूनिक सिचुएशन हमारे सामने है अभी, जब मार्केट्स आर रीजनेबली प्राइस्ड, राइट। लास्ट 1.5 साल से ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, एटलीस्ट ऑन द इंडेक्स साइड, राइट। मेनी स्टॉक्स आर प्रोबब्ली अवेलेबल एट बिलो दोज प्राइसेस ऑफ लास्ट 1.5 years बैक, बट मार्केट हैज बीन रेंज बाउंड एंड हैज नॉट डिलीवर्ड एनीथिंग। जबकि कंपनीज ने अर्निंग्स डिलीवर किए हैं लास्ट 1.5 साल में, 6 क्वार्टर पास हो चुके हैं, तो अर्निंग्स हैव इंक्रीज बाय से अबाउट 20 to 30% अक्रॉस द काउंटर्स। और जब बाजार सेम भाव पे और अर्निंग्स हो गई है, तो अगर आपको बाजार उस समय रीजनेबल लग रहा था तो बाजार काफी चीप ट्रेड कर रहा है अभी, और अगर उस समय एक्सपेंसिव था तो बाजार रीजनेबल हो गया है। और ये एक यूनिक सिचुएशन आई है लास्ट आई वुड से 15-20 साल के मेरे कैरियर में एटलीस्ट, जब इकोनॉमी रीजनेबली बिहेव कर रही है। वी आर ग्रोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग एट अबाउट 5 to 7%, वी लैंड समवेयर इन बिटवीन दिस रेंज, विच इज अ नॉर्मल रेंज। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हम प्रोबेबली 3 गुना ग्रो कर रहे हैं, विच अदरवाइज वाज मोर 1.5 to 2 times ऑफ ग्लोबल ग्रोथ रेट। इंडिया की हिस्टोरिकल ग्रोथ देखेंगे आप लास्ट 2-3 डेकेड की अगर, तो इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, बाजार रीजनेबली प्राइस्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से कि जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है, लोगों का इक्विटी के प्रति जो रुझान है, वो अभी तक पॉजिटिव है। नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी बड़ी तेजी के बाद में बड़ी मंदी आती है और लोग मार्केट से निकल जाते हैं, इक्विटी से लोगों का भरोसा उठ जाता है जब बड़ा करेक्शन आता है। लास्ट 1.5 साल में ऐसा हुआ है कि बड़ा करेक्शन नहीं आया है, सिर्फ टाइम करेक्शन हुआ है। उसकी वजह से लोगों का इक्विटी पर से भरोसा बिल्कुल नहीं उठा है। एंड इनफैक्ट जो रिसेंट रेगुलेटरी चेंजेस बजट वगैरह में हुए हैं, उसमें जो अदर एसेट क्लासेस हैं, फिक्स्ड इनकम वगैरह, उनका रादर थोड़ा आई थिंक इन्वेस्टर्स का झुकाव उन साइड से और कम हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज टैक्सेशन। जो टैक्स आर्बिट्राज था वेदर इन एमएलडी, स्पेशली एचएनआई कम्युनिटी में, राइट। तो ये की वजह से इक्विटी इज क्वाइट वेल प्राइस्ड। जी सुशांत, कुछ स्पेसिफिक एरियाज की बात करें। आज चोलामंडलम फाइनेंस 10% ऊपर है, धमाकेदार नंबर्स। अभी हमने देखा बजाज फाइनेंस भी एक करेक्टिव फेज से बाहर आ रहा है, क्योंकि 27-28% ग्रोथ भी कम नहीं होती है और उसमें करेक्शन हो चुका है। मैं इन दोनों नामों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कंज्यूमर ओरिएंटेड फाइनेंस कंपनीज हैं। बैंक्स तो ऑफकोर्स अच्छे हैं ही, लेकिन मैं इस स्पेस के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में और जिस टारगेट ऑडियंस को ये केटर करते हैं उसके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। श्योर। सो दोनों ही कंपनियां जो आप बोल रहे हैं आर इनटू कंज्यूमर फाइनेंस, डिफरेंट टाइप। कोई ऑटो में है, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल में है, कुछ हाउसिंग का पोर्टफोलियो भी है। सारी एनबीएफसी जो पोर्टफोलियो कंज्यूमर की तरफ ओरिएंटेड है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स, एंड नॉट जस्ट ये दो कंपनियां बट अदरवाइज ऑल्सो, सबके नंबर तकरीबन काफी अच्छे आ रहे हैं। एनपीए लेवल्स जस्ट लाइक बैंक्स, एनबीएफसी के भी काफी कंट्रोल में है अभी। तो अभी हम इकोनॉमी की उस सिचुएशन में है जब एनपीएस तो नीचे ही आएंगे, और राइट टिल दे बॉटम आउट एंड देन स्टार्ट मूविंग अप, बट उसमें शायद अभी थोड़ा वक्त है। और ग्रोथ अभी भी आ रही है अंडरलाइंग सेगमेंट्स में, वाइल इंटरेस्ट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, तो थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहेगा प्राइमरली एनबीएफसी पे, जो धीमे धीमे बैंक्स पे भी आएगा, राइट। बट उस सब से हमें ये लग रहा है कि इकोनॉमी में हलचल काफी अच्छी है, क्योंकि अगर कंज्यूमर फोकस्ड एनबीएफसी के ग्रोथ अच्छी आ रही है, विच मीन्स पीपल आर परचेजिंग स्टिल यूजिंग क्रेडिट, and that shows confidence of customers in both the economy and their own earning capacity. ओके सुशांत, तो दोनों इंडिकेटर्स, ये दोनों रीजंस आपको स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, पर्सनल अर्निंग कैपेसिटी भी और साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटर ग्रोथ को दर्शाता है पूरा सेक्टर। लेकिन सुशांत, आपने जो जिन सेक्टर्स की बात की, आपने एक सेक्टर बताया अवॉइड में अब भी आपके लिए मेटल है।
ये तो खैर पूरा मेटल के लिए पर्सपेक्टिव रहेगा, लेकिन इन स्पेसिफिक जिन कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, फॉर दैट मैटर टाटा स्टील ऑल्सो, जहां उनके लिए बड़े ड्रैग्स उनके यूरोपियन बिजनेस के थे, डोमेस्टिक बिजनेस काफी स्ट्रांग रहा है, क्या वहां व्यू थोड़ा बदलता हुआ दिखेगा? मेटल स्पेसिफिकली बिकॉज द मेटल्स में कॉस्ट जो होता है वो डोमेस्टिक होता है, बट प्राइसिंग होता है वो ग्लोबल होता है। और जब ग्लोबल इकोनॉमी पे काफी रिसेशन की आकांक्षाएं सबके दिमाग में है, उस समय में ग्लोबल प्राइसिंग विल प्रोबेबली, बिकॉज रिसेशन अगर आए तो डिमांड कम होगी एंड देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन प्राइस when because the supply will continue to be remain the same। तो अगर प्राइस ग्लोबली ड्राइव होता है और प्राइस ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश की वजह से अगर कम होता है, तो मेटल कंपनीज विल नॉट बी एबल टू, I would say, increase their earning profile for a long period of time sustainably। So इसकी वजह से मेटल्स पे हम नेगेटिव हैं फॉर द टाइम बिंग, बिल्कुल, बिकॉज सबसे ज्यादा सुशांत ग्लोबल इकोनॉमी का असर मेटल डिमांड पे रहेगा। जी। बिल्कुल सुशांत, गुड मॉर्निंग। 2023 की शुरुआत में जब आप हमारे साथ, हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े थे, आपने एक लाइन कही थी, आपने कहा था इंडिया इज गोइंग टू बी द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन 2023। अब तक तो ये बात साबित सही होती हुई दिख रही है, क्योंकि चैलेंजेस कई सारे ग्लोबल मार्केट में हैं, उसके कंपैरिजन में भारतीय बाजार की स्थिति अच्छी है। लेकिन यहाँ से आगे 3 और क्वार्टर्स हैं जो वॉच आउट करने हमें 2023 में। क्या आपको लगता है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और लगातार सरकार का जो एक एक्सपोर्ट को लेकर नजरिया है, वो बाजार को काफी हद तक, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को काफी हद तक पसंद आएगा? बिल्कुल, आई थिंक जैसा हम सोच रहे थे लास्ट 2-3 साल से वही हो रहा है कि इंडिया इज रियली स्टैंडिंग आउट, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स और वेदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इंडिया लास्ट 2 साल अगर देखेंगे, बोथ 2022 और 23 अभी तक और आगे भी हमें यही लगता है कि इंडिया विल रियली स्टैंड आउट मोर बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन नेचर ऑफ आवर इकोनॉमी। हम एक्सपोर्ट पे इतना डिपेंडेंट नहीं है एज ए इकोनॉमी, अनलाइक चाइना और मेनी अदर इकोनॉमीज, स्पेशली emerging markets, whether probably the commodity countries like Russia and Brazil etc. इनका काफी डिपेंड रहता है कि हाउ ग्लोबल इकोनॉमी वर्क्स, एंड दैट्स व्हाई द प्राइस ऑफ देयर फिनिश्ड गुड्स changes and thereby the profitability। इंडिया का एकदम डोमेस्टिक स्टोरी है, एंड इफ एट ऑल एक्सपोर्ट्स, हमारा बड़ा डिपेंडेंस जो है मोस्टली आईटी सर्विसेज पे है, और जहाँ पे अभी भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो ग्लोबल रिसेशन के लोगों को थोड़ा डर लग रहा है, बट रिजल्ट्स आईटी कंपनीज के अभी भी अच्छे आ रहे हैं। सेलेक्टिवली मेनी कंपनीज हैव बीन एबल टू स्टिल गेट मोर डील्स ऑन देयर साइड, एंड प्रोबेबली इन ग्लोबल कंपटीशन दे आर डूइंग बेटर नाउ। एक तो एक्सपोर्ट्स का इतना फर्क नहीं पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। डोमेस्टिक कंजम्पशन, जैसा हमने अपने दूसरे सेगमेंट्स में भी देखा है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और लोगों का माइंडसेट है खर्चा करने का। आफ्टर कोविड एक रुझान काफी ये हुआ है कि लोग खर्चा जल्दी करने लगे हैं और सेविंग भी फाइनेंशियल साइड्स में जा रही है, अनलाइक लास्ट 10-20 साल में जब सेविंग्स हमारी रियल एस्टेट और गोल्ड वगैरह में ज्यादा जाती थी। सो फाइनेंशियल एसेट्स विच अगेन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू द इकोनॉमिक मूवमेंट, plus a global more consumption which leads to the circulation of economy increasing every passing day। उसकी वजह से ही हम काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है हमारा इंडिया पे, और ये आई थिंक नॉट जस्ट 2023, हमारे हिसाब से 2030 वाला डेकेड तक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी विल बी स्टैंडिंग आउट फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव। एक आखिरी सवाल सुशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एबीबी के रिजल्ट आए, कमेंट्री बहुत सॉलिड आई। अभी 4 दिन पहले उनकी पीयर कंपनी कमिंस ने भी ऐसा ही किया था, और हमने देखा कि ये जो बड़ी कैपिटल गुड कंपनीज हैं, इनके शेयर हमेशा महंगे कहे जाते हैं, बट साथ में जो छोटी कैपिटल गुड कंपनीज हैं, टिमकेन है, बेरिंग कंपनीज हैं, त्रिवेणी टर्बाइन, वो वैरायटी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। आपने इस स्पेस को कैसे एनालाइज किया और आप किस तरह ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे? ये चालू बड़ी कंपनियों से होता है जनरली, जो कैपेक्स साइकिल है, राइट। और हम काफी आई थिंक 5-6 साल से देख रहे हैं कि सप्लाई साइड पे इंडिया की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी आई थिंक उस लेवल पे पहुंच गई कि रोज नया कैपेक्स अनाउंस होगा। और हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट कंपनीज जो लास्ट 10 से 20 साल में बड़ा कैपेक्स अनाउंस नहीं किया था, मैनी एफएमसीजी कंपनीज हैव अनाउंस्ड लार्ज कैपेक्स। सो कहीं पे सप्लाई कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं लोगों को, और कैपेक्स सेक्टर आई थिंक इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जब लोगों को अपना कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा और कैपेक्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक साइड से लगी हुई है, आई थिंक गवर्नमेंट के बजटरी एलोकेशन देखें हम लास्ट 3 साल के कैपेक्स के ऊपर, दे हैव बीन इंक्रीजिंग 20 to 40% एलोकेशन एवरी ईयर, एवरी पासिंग ईयर। सो एक साइड से गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है और दूसरे साइड से आई थिंक प्राइवेट कैपेक्स भी चालू हो रहा है बिकॉज ऑफ सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स। उसकी वजह से हमें लग रहा है कि कैपेक्स साइकिल जो लास्ट
5-6 साल से वेट कर रहे हैं, वो फाइनली अब चालू हो रही है। और बेरिंग एनी लार्ज ग्लोबल शॉक ऑन द इकोनॉमी, आई थिंक ये साइकिल अच्छी चलनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 3 से 4 साल तक के लिए। क्या आज हमसे बात करने के लिए सुशांत।